नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो चलिए सभी लोग फटाफट आ जाइए। और जैसा कि मैंने कहा था कि आज शाम 4 बजे एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित होऊंगा अपने प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के। तो उसी कड़ी में आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं ऐसे प्रश्नों को लेकर के जो कभी न कभी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में आए हुए हैं और उनका संबंध कहीं न कहीं टीजीटी पीजीटी से भी रहा है। तो सभी लोग फटाफट आ जाइए। सभी लोगों को गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार। सभी लोग को नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है, गुड इवनिंग सभी लोगों को। तो क्लास शुरू करने से पहले एक बात सभी से रिक्वेस्ट है हमारा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और हम क्लास शुरू करें उससे पहले मैं आप सभी लोग को बता दूं, कोई भी विद्यार्थी अगर यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा है, सब्जेक्ट उसका पॉलिटिकल साइंस है, तो अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी संस्था के नंबर 96 28 95 92 37 83 18 48 92 91 पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। इसमें आपको क्लासेस के साथ पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस सेट सभी चीज़ें अवेलेबल कराई जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास सभी लोगों के लिए। तो आज के क्लास में ये रहा हमारा पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर सामने। प्रश्न है, ध्यान से देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस चिंतक ने सर्वप्रथम महाशक्ति सुपर पावर शब्द का उपयोग किया था? वाह, सुपर पावर का। हंस जे मॉर्गनथाउ, विलियम फॉक्स, E.H. कॉर, रॉबर्ट कॉक्स। किस महापुरुष ने इसका प्रयोग सबसे पहले किया था? महाशक्ति। गुड इवनिंग सभी लोग को, नमस्कार बताइए। और संतोष जी ने ओपनिंग की है यहाँ पे डी के साथ। और उसका स्वाति दीक्षित जी कह रही हैं सर बी होगा, आकांक्षा जी कह रही हैं बी होगा, गणेश जी कह रहे हैं डी होगा, कैलाश चंद्रा जी का आंसर आ रहा है कि सर डी होगा। बी और डी करके यहाँ पे आंसर आ रहे हैं। रामा शंकर जी कह रहे हैं कि सर बी होगा। आंसर बी और डी में आ रहा है, तो एक्चुअल में इसका आंसर क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। सुपर पावर महाशक्ति शब्द का प्रयोग सबसे पहले जिस चिंतक ने, जिस विचारक ने, जिस थिंकर ने किया, उनका नाम था विलियम फॉक्स। जी हाँ, विलियम फॉक्स वो पहले ऐसे विचारक हैं जिन्होंने महाशक्ति या सुपर पावर शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किया। नमस्कार मिथिलेश सिंह जी। तो आंसर यहाँ पे सर साफ नहीं दिख रहा है, तो आपने मोबाइल की क्वालिटी हाई कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे मैं खुद देख रहा हूँ, मेरे सामने चल रहा है, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ क्लियर दिख रहा है। तो आंसर आपका सही है, बी बिल्कुल सही है। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल ये इन्होंने 1944 में किया था। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर है। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताइए? आदर्शवादी उपागम में नैतिक मूल्यों की भूमिका पर बल दिया जाता है। आदर्शवाद अनिवार्यता उदार राष्ट्रीयवाद का एक परिवर्ती है। आदर्शवादी उपागम का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सुधार करना है। आदर्शवाद उदारवाद का सहविस्तृत है। कौन सा सही नहीं है? नमस्कार प्रियंका जी। टीजीटी के भी प्रश्न इसमें है गणेश जी, ऐसा नहीं है। टीजी अब आदर्शवाद या आपके टीजीटी में भी है, पीजीटी में भी है, नेट जेआरएफ में भी है, सिद्धांत में है। या आदर्शवाद जो पुराने बच्चे जुड़े और पढ़े हैं, जो नए बच्चे हैं उनके ग्रुप में वीडियो मैंने डलवा दिया है, वो पढ़ते रहें, बाकी उनका साइकिलिंग बैच चल रहा है। चलिए फटाफट बताइए। आंसर यहाँ पे शुरुआत हुई है, स्वाति जी ने खाता खोला, यहाँ से डी से खाता खोला है और अभी तक आंसर डी ही आ रहा है। तो क्या लगता है कि आंसर यहाँ पे डी ही होगा? आदर्शवादी उपागम कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं। पहला, गुड इवनिंग मधु जी, स्वागत है। आदर्शवादी उपागम में नैतिक मूल्यों की भूमिका पर बल दिया जाता है, मतलब ये मानती है कि राज्यों के मध्य अच्छे संबंध हेतु नहीं, राज्यों के बीच में अच्छे संबंध के लिए ये जरूरी नहीं है कि शक्ति बहुत जरूरी है, जरूरी होता है राज्यों के बीच में अच्छे संबंध के लिए नैतिक मूल्यों का होना। तो ये तो भाई सही है। दूसरा कह रहा है आदर्शवादी अनिवार्यता उदार अंतर्राष्ट्रीयवाद का एक परिवर्ती है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत क्या बताया जाता है कि एक आदर्श विश्व की कल्पना की गई है जिसमें हिंसा,
शक्ति, संघर्ष, इन सब का कोई भी स्थान नहीं होगा। एक ऐसे विश्व की कल्पना की गई है, अनिवार्यता उदार अंतर्राष्ट्रीयवाद का, इंटरनेशनल लेवल पे एक ऐसे विश्व की कल्पना की गई, तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है। दूसरा है आदर्शवादी उपागम का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सुधार करना है। तो इसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि युद्ध को कानून द्वारा रोका जा सकता है। बहुत से अच्छे कानूनों द्वारा युद्ध करने की संभावना को कानूनी रूप से अवैध घोषित किया जा सकता है, अर्थात ये भी आपका सही है, ये भी सही है। अगला है आदर्शवाद उदारवाद का सह विस्तृत है, तो ना भाई ना। उदारवाद का सह विस्तृत रूप है, तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यही पूछा है कौन सा नहीं है, इसके बिहाफ पे ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो जिन लोगों ने डी दिया है उनका आंसर सही है। प्रियंका चौधरी जी नॉट डियर, सी नहीं है डियर, आंसर गलत हो गया आपका। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। CTBT संधि स्टार्ट 1 संधि शॉर्ट UGC नेट JRF में क्वेश्चन पूछा है, PGT में भी आने की प्रबल संभावना है इसकी। व्यापक शस्त्र परीक्षा प्रतिबंध संधि, प्रक्षेपास्त्र रोधी मिसाइल, सामाजिक हथियार कटौती संधि, सामाजिक आक्रामक हथियार कटौती, किस वर्ष ये सब संधि की गई थी? 2002, 1991, 1972, 1996। आपको सुमेलित करना है, बगल में कूट दिया है, आपको कूट देना है, आपको तुरंत कूट देना। हनीफ खान जी गुड इवनिंग डियर, आपको कूट भी देना है। स्वाति जी ने सबसे पहले, नीरज जी गुड इवनिंग, नमस्कार ज्योति गुप्ता जी। डी आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, सी होगा, डी होगा। हो आंसर फ्लैक्चुएट हो रहा है डियर, आंसर फ्लैक्चुएट हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। व्यापक शस्त्र परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी CTBT, ये तो बहुत पॉपुलर रहा है। ये जो हुआ था, जिस वर्ष में हुआ था, कहाँ गया इसमें यार, ये रहा 1996 में, यानी पहले का चौथा हो गया। प्रक्षेपास्त्र रोधी मिसाइल संधि ये जब हुआ था, तो ये हुआ था 1972 में, यानी 4 के बाद 3 हो गया। सामाजिक हथियार कटौती संधि है तो सबसे बहुत पॉपुलर रहा है, 1991 में ही हुआ था, यानी 4, 3, 2 हो गया, बचा 1। बिल्कुल सही है। सामरिक आक्रामक हथियार कटौती संधि यानी जिसको हम लोग शॉर्ट कहते हैं, शॉर्ट, तो बिल्कुल सही है, 2002 में हुआ है। 4, 3, 2, 1, तो 4, 3, 2, 1 का मतलब होगा कौन सा? अरे वाह, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी। तो भैया सी होगा, डी नहीं है शिल्पी जी, ना नीतू जी, डी नहीं है डियर, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न। 1998 में पोखरण, जहां पे परमाणु परीक्षण हुआ था, पोखरण में भारत के परमाणु विस्फोट के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रियाएं हुई थी? कौन सी प्रतिक्रिया हुई थी? अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों के परमाणु परीक्षणों की भर्त्सना की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने परमाणु विस्फोटों की भर्त्सना करते हुए संकल्प पारित किया। अमेरिका और उसके सामरिक सहयोगियों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, या अमेरिका के दबाव के बाद भारत अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हुआ। कूट दिया है नीचे, आपको देखना है और कूट देना है। 1 सेकेंड, कूट देना है, पहले आप चारों को देख लीजिए, ठीक है। इसमें ऑप्शन 1 ही लिखा है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे 2 भी लिख लीजिएगा। केवल 1, 2, 4 दिया है, 1 और 2 दिया है, 1, 2, 3 दिया है, और 1, 3 और 4 दिया है। क्या लगता है क्या आपका आंसर होगा? मुझे बस CTBT याद था, अच्छी बात है, कभी कभी एक पकड़ने से तुक्का भी लग जाता है। आंसर सी आ रहा है। तो चलिए देखते हैं, देखा जाए। गुड इवनिंग केशव सूर्यवंशी जी, चलिए देखते हैं। देखिए जो यहाँ पे प्रश्न दिया है, यह UGC नेट JRF का प्रश्न है, 2018 में पूछा गया था प्रश्न ये नेट JRF में। प्रश्न में क्या कह रहा है? तो पहला कह रहा है अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु परीक्षणों की क्या की? भर्त्सना की।
तो भैया बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने परमाणु विस्फोटों की भर्त्सना करते हुए संकल्प पारित किया, बिल्कुल किया था। अमेरिका और उसके सामरिक सहयोगियों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, बिल्कुल लगाए। अमेरिका के दबाव के बाद भारत अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हुआ ना। तो आंसर सही है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट सेकंड। पहला ऑप्शन फर्स्ट फोर्थ है, कौन सा है भाई, है कोई? ये थर्ड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड ऑप्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, परमाणु अप्रसार संधि जो यहाँ पे लिखा है ना कि भारत अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने की बात की है। अप्रसार का मतलब होता है गैर परमाणु हथियार संपन्न देशों में नाभिकीय हथियार व तकनीकी के प्रसार को रोकना। ठीक है, अप्रसार संधि के अंतर्गत। हालांकि वैसे तो अप्रसार संधि के 3 स्तंभ बताए जाते हैं कि इसके मेन 3 पिलर होते हैं। पहला आपने देखा अप्रसार, कि ऐसे देश जो गैर परमाणु हथियार संपन्न है वहां पे नाभिकीय हथियार और तकनीकी के प्रसार को रोका जाए। दूसरा होता है निशस्त्रीकरण और तीसरा होता है परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्वक उपयोग करना, ये होता है। तो भारत इस पे संधि के लिए जो है सहमत नहीं हुआ था। तो आपका आंसर है पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है डियर, वेरी गुड, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री ने विशुद्ध गुट निरपेक्षता के विचार को प्रतिपादित किया? बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, टीजीटीओ में पूछा गया है और नेट जेआरएफ में भी आया है, और ये प्रश्न भी 2018 में ही पूछा गया था, नेट जेआरएफ में दिसंबर में। बताइए प्रश्न का आंसर क्या होगा? विशुद्ध गुट निरपेक्षता के विचार को किसने प्रतिपादित किया था? बताइए, ये आंसर तो सबका सही होगा। देखिए आंसर आना शुरू हो चुके हैं, बड़ी तेजी से आंसर आ रहा है। और ये आंसर से गुड इवनिंग मुकेश कुमार जी, स्वागत है। आंसर देखिए आना शुरू हो गया, ए बी ए बी ए बी ए बी। चलिए देखते हैं, मुकेश कुमार जी करें आंसर ए, संतोष जी भी करें। चलिए देखते हैं, तो बिल्कुल सही आंसर है मोरारजी देसाई, इन्होंने प्रस्तुत किया था। जनता सरकार थी उस समय, और जनता सरकार की विदेश नीति का काल जो था राष्ट्रीय सहमति का विदेश नीति का काल कहलाता है। ठीक है, जनता सरकार का, और उस समय विदेश मंत्री हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। तो मोरारजी देसाई ने क्या किया था? विशुद्ध गुट निरपेक्षता के विचार को प्रतिपादित किया था। तो बिल्कुल सही आंसर है जिन्होंने कहा था ये। ठीक है, 1970 अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। बिल्कुल, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, सॉरी फॉरेन मिनिस्टर थे, विदेश मंत्री थे। अगला प्रश्न, कौटिल्य अभी हाल ही में पढ़ा है आप लोगों ने। कौटिल्य की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वो राजनीति अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय बनाने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने राजनीति के एक ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो राज्य व्यवस्था के प्रत्यक्ष व्यवहारिक सरोकारों से संबंधित था। उन्हें नीति शास्त्र परंपरा का संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है, और पहली बार उन्होंने भारत में एक सुदृढ़ राजनीतिक नियंत्रण की जरूरत पर जोर दिया। अरे वाह, प्रश्न खत्म नहीं हुआ। गुड इवनिंग सुशील शर्मा जी, स्वागत है। प्रश्न खत्म नहीं हुआ, संतोष जी ने आंसर दे दिया, बड़ा तेज आंसर दे रहे हैं। आराम से चलिए मित्र, ठीक है, हड़बड़ाने से मामला गड़बड़ा जाता है कभी कभी। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा? आंसर यहाँ पे आ रहा है कि सर सी होगा, और एक तरफ से सी 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 लगा के रख दे रहे हैं सब लोग, सी लगा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं एक दूसरे का देख के लगा दे जा रहे हैं? हाँ, प्रश्न को ध्यान से पढ़ लिया है ना, कौन सा एक सही नहीं है? चलिए देखते हैं। वो राजनीतिक अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने राजनीति के एक ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो राज्य व्यवस्था के प्रत्यक्ष व्यवहारिक सरोकारों से संबंधित था। ना ना ना, बाकी ये दोनों भी सही है। दूसरा है जो सही नहीं है, और प्रश्न में आपके यही पूछ रहा है कौन सा सही नहीं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो आप जानते हैं राजनीति और शासन कला की महान रचना मानी जाती है, और आपको पता है कि अर्थशास्त्र में 4 विधाओं का उल्लेख किया गया है। पहला दर्शन और तर्क यानी अनुवांशिकी का, दूसरा त्रयी जो तीनों वेदों का ज्ञाता हो,
तीसरी वार्ता यानी कृषि व्यापार की बात उसमें की गई है। चौथा है दंड नीति जो शासन कला संबंधित है, ठीक है। और कौटिल्य राज व्यवस्था के संबंध में एक बहुत ही पॉपुलर सिद्धांत दिया है राज व्यवस्था के संबंध में, जिसको आप सभी लोग कहते हैं साप्तांग सिद्धांत। ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष व्यवहारिक सरोकार से संबंधित है, बिल्कुल सही है। यही सही नहीं है तो आंसर आपका यहाँ पे होगा ये आंसर। ना प्रियंका जी, तो गुण निरपेक्षता था प्रियंका जी, विशुद्ध गुण निरपेक्ष इनवर्टेड कॉमा लिखा था, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। तो आंसर यहाँ पे देखिए ये विशुद्ध गुण निरपेक्ष लिखा था, दोनों में डिफरेंस है डियर। तो आंसर आपका सही नहीं है, यानी बी यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो जिन लोगों ने सी दिया उनका आंसर गलत है, ठीक है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। लॉक के जॉन लॉक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संविदा की दृष्टि से सही नहीं है? संविदा एक बार किए जाने पर अपरिवर्तनीय हो जाती है, संविदा जिसके प्रति हर एक पीढ़ी को सहमति नहीं देनी चाहिए, संविदा जिसमें व्यक्ति के कुछ एक अधिकार छोड़ देते हैं जो प्राकृतिक स्थिति में रखते थे, और संविदा प्रकृति के नियम पर विराम ही लगाती। संविदा यानी समझौते की बात कर रहा है यहाँ पे। ना संतोष जी, हाँ तो नहीं पूछ रहा है ना, तो दूसरा होगा डियर। एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। आंसर देखिए आ रहा है बी। बी करके आंसर आ रहा है इसका। जॉन लॉक के निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक संविदा की दृष्टि से सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है कि संविदा एक बार किए जाने पर अपरिवर्तनीय हो जाती है। ना, बिल्कुल सही है, अपरिवर्तनीय हो जाती है। संविदा जिसके प्रति हर एक पीढ़ी को सहमति नहीं देनी चाहिए, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ठीक है। ये सही नहीं है कि सहमति नहीं देनी चाहिए, एक्चुअल में सहमति देनी चाहिए, ठीक है। अच्छा रुक जाइए देखते हैं। तो सहमति नहीं देनी चाहिए, तो संविदा जिसके प्रति हर एक पीढ़ी को सहमति नहीं देनी चाहिए, ये बात लिखी गई है, एक्चुअल में सहमति देनी चाहिए। तो दूसरा आंसर हो गया क्लियर, दूसरा ही होगा। एक्चुअली जॉन लॉक के सामाजिक संविदा सिद्धांत की विशेषताएं ही है कि प्राकृतिक स्वतंत्रता की रक्षा करना है, शासक को संविदा से अलग रखता है, समझौते का दोहरा स्वरूप होता है, राज सत्ता का मूल अधिकार जनता की सहमति है, इस तमाम चीज़ें हैं जॉन लॉक के सामाजिक समझौता। तो ये लिखा है कि संविदा जिसके प्रति हर एक पीढ़ी को सहमति नहीं देनी चाहिए, एक्चुअल में देनी चाहिए। तो बी आंसर आपका यहाँ पे क्या है, सही है आपका। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं पिछले प्रश्न पे। खुल जा सिम सिम। कौटिल्य की दृष्टि से प्रश्न पूछ रहा है, आकांक्षा जी कह रहे हैं सर 6 का सी ही होगा। बड़ा कॉन्फिडेंट हैं। चलिए हाँ बताइए क्या कर रहे थे कि सर 6 का सी होगा। 6 का सी मतलब उन्होंने नीति शास्त्र परंपरा का संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है। नीति शास्त्र परंपरा का संस्थापक, बताइए सी ही होगा, पक्का श्योर है? यहाँ पर सी सही है। चलिए देखिए नीति शास्त्र परंपरा की अगर हम बात करें तो अगर हम नीति शास्त्र परंपरा की बात करें तो नीति शास्त्र जो होता है इसमें बताया जाता है कि नैतिकता ज्ञान और सही मार्ग से होता है। तो
इन्होंने नीति शास्त्र किसने लिखा था? नीति शास्त्र परंपरा पूछा है लेकिन ना, एक सेकंड रुक जाइए। नीति शास्त्र, अच्छा नीति शास्त्र परंपरा, ओ हो, हमको लगा नीति शास्त्र केवल लिखा है। नीति शास्त्र जो है ये तो तेलुगु कवि ने द्वारा लिखा गया था, बडेना द्वारा, लोकप्रिय संग्रह है। एक सेकंड रुक जाइए, सॉरी रुक जाइए, कहाँ गया, रुक जाइए। उन्होंने नीति शास्त्र परंपरा का संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है। नहीं, हम क्षमा चाहेंगे। नीति शास्त्र एक्चुअल में क्या है? नीति शास्त्र की जब हम बात करते हैं, नीति शास्त्र जब हम बात करते हैं तो एक नाम आता है हमारे जहन में। एक बहुत ही फेमस तेलुगु कवि थे बडेना जी, उन्हीं के द्वारा लिखित एक लोकप्रिय संग्रह रहा है और वो नीति शास्त्र के कहे जाते हैं कि वो नीति शास्त्र के संगीतकार माने जाते हैं। बडेना साहब साउथ इंडिया से बिलोंग करते थे, तो हमें दिमाग में वही चल रहा था। तो यहाँ बिल्कुल सही आंसर है। हम अपने शब्दों को वापस लेते हैं और यहाँ पे लगाते हैं। बाकी लोगों बड़ा कॉन्फिडेंट हो गए थे। चलिए, तो यहाँ पे थर्ड एम्पायर का इशारा रहा, DRS लेने के बाद ऐसा हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीचे दो कथन दिए हैं, कहाँ गया कथन? हाँ, जेस मिल के लिए इच्छा शक्ति राज्य सहित सभी संस्थाओं का आधार है, बल्कि इसका एक गुणवत्तापरक आधार है, और वह इच्छा शक्ति संस्थाओं को बनाती है, विश्वास का रूप ले लेती है। कारण है, इच्छा शक्ति न केवल संख्या पर निर्भर है। एक रुक जाइएगा, इस प्रश्न को जाने दीजिए। ये उल्टा सीधा हो गया है, लगता है ये प्रिंट करते हुए आगे पीछे हो गया। एक्चुअल में हुआ क्या है ना कि यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपका, जो कथन है, पहला कथन आपका है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या दिक्कत है। जेस मिल के लिए इच्छा शक्ति राज्य सहित सभी संस्थाओं का आधार है, ये आपका कथन है, ठीक है। कारण है, इच्छा शक्ति ना केवल संख्या पर निर्भर है, बल्कि इसका एक गुणवत्तापरक आधार है, और वह इच्छा शक्ति संस्थाओं को बनाती है, विश्वास का रूप ले लेती है। तो यहाँ से ऑप्शन जो आया है ये इसमें आ गया, कारण में। अब बताइए इसके आधार पे कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। हाँ बताइए, प्रश्न का आंसर बताइए। ये नीचे वाला जो लाइन था ऊपर चला गया, वो पेस्ट करते वक्त जो है ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी। प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा, प्रश्न का आंसर बताया जाए क्या होगा, जल्दी से बताइए। आंसर ए आ रहा है। कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि एक्सप्लेन भी होगा। क्या कह रहे हैं सर? गुण निरपेक्ष और विशुद्ध गुण निरपेक्ष पे अंतर क्या होता है? हो देखिए, गुण निरपेक्ष का मतलब तो आप सभी जानते हैं, पढ़े भी हैं, कि जो है किसी भी गुट का पक्ष ना लेना। भारत देश गुट निरपेक्षता को फॉलो करता है, इतना तो सब जानते हैं। विशुद्ध गुट निरपेक्ष की अगर हम बात करें तो जिसमें कई सारे महाद्वीप होते हैं और इनका एक विविध गठबंधन होता था, जिसमें दो ब्लॉक में से एक पर निकटता और निर्भरता की अलग अलग बात होती थी। तो ज़्यादातर गुट निरपेक्ष जो होते थे वैश्विक परमाणु निशस्त्रीकरण, रंग भेद विरोधी के लिए आप आपस में अभियान करते थे। लेकिन उस समय देश के जो प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, मोरारजी साहब, उन्होंने क्या किया, इसका वो नहीं किया और उन्होंने विशुद्ध गुट निरपेक्षता की बात की। ठीक है, मोरारजी देसाई ने कहा कि भारत की नीति जो है वो गुट निरपेक्षता पर वापस आ जाएगी अगर हम ऐसा करेंगे तो विशुद्ध गुट निरपेक्ष की बात मोरारजी देसाई ने की थी। पनीर भी है, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। जैसमिल के लिए इच्छा शक्ति राज्य सहित सभी संस्थाओं का आधार है,
तो बिल्कुल सही है, कथन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही है। कारण कह रहा है कि इच्छा शक्ति ना केवल संख्या पर निर्भर है, ध्यान से देखिएगा, इच्छा शक्ति ना केवल संख्या पर निर्भर है बल्कि इसका एक गुणवत्तापरक आधार है। वह इच्छा शक्ति जो संस्थाओं को बनाती है और विश्वास का रूप ले लेती है। तो क्या ये सही होगा? क्या ये सही होगा? तो जहाँ तक हमारा अंदाज़ा जा रहा है ये सही नहीं है डियर, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। यानी एक सही है, दूसरा गलत है। गुड इवनिंग राकेश जी। देखिए जेसमिल साहब एक उपयोगितावादी विचारक थे और उन्होंने इच्छा शक्ति राज्य सहित सभी संस्थाओं का आधार माना है और वह इच्छा शक्ति संस्थाओं को बनाती है, विश्वास का रूप ले लेती है। इच्छा शक्ति न केवल संख्या पर निर्भर है बल्कि का गुणवत्ता परक क्या है, आधार भी है। तो यहाँ दोनों सही है, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं डियर। और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए ए सही है। अरे हम तो पूछ रहे थे, क्या पता कौन गड़बड़ा दे भाई। अगर आप देखिए ना, जेसमिल एक उपयोगितावादी विचारक था और जेसमिल ने बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत को दर्शन और विश्वास धर्म के रूप में ग्रहण किया था। और जेसमिल क्या कहता था? इच्छा शक्ति राज सभी संस्थाओं का आधार है। तो ये तो सही आपका हो गया। और वह इच्छा शक्ति जो संस्थाओं को बनाती है वह ना विश्वास संख्याओं को बनाती है और विश्वास का रूप ले लेती है। इच्छा शक्ति ना केवल संख्या पर निर्भर है बल्कि एक गुणवत्तापरक आधार है। तो इच्छा शक्ति एक गुणवत्तापरक आधार है जो संस्थाओं को बनाती है, विश्वास का रूप लेती है, वह ना केवल संस्था पर निर्भर है। दोनों सही तो है, सही तो है। अरे वो तो फंसाएंगे ये। हाँ बिल्कुल, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, ये तो एकदम साफ साफ दिख रहा है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? अरे जब तक फंसेंगे मजा कैसे आएगा? पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत अनुशासन मूलक और मानकीय है। व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत एक रूपताओं और नियमितताओं से जुड़ा हुआ है। उत्तर व्यवहारिक राजनीतिक सिद्धांत कार्यवाही और संगतता से जुड़ा हुआ है। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत संक्रमणात्मक से नहीं है। बताइए क्या होगा, बताइए। 9th का आंसर देखिए, आंसर आना शुरू हो गया है। स्वाति जी ने शुरुआत की है, डी से संतोष जी कह रहे हैं डी हो, केशव जी कह रहे हैं डी होगा। बताइए प्रश्न का आंसर फटाफट बताइए। ये यूजीसी नेट जेआरएफ का प्रश्न है, ये टीजीटी में नहीं आता है। पीजीटी में भी वैसे आता नहीं है, लेकिन आप कर सकते हो। व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद पूछ लेता है। तो आंसर देखिए, एक तरफ से डी आ रहा है कि सर डी होगा, डी होगा, डी होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत संगठनात्मक नहीं है, तो ये सही नहीं है, याद रखिएगा। ये इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। तो आंसर आपका सही है, डी। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जो लोग डी बता रहे हैं उनका आंसर सही है। और इसमें एक नाम बहुत सारा आता है, बहुत ज़्यादा फेमस नाम आता है इसमें। कई बार आप नेट जेआरएफ के सिलेबस में से पढ़ते भी हैं। डेविड ईस्टन, इससे जुड़ा हुआ एक नाम आता है, डेविड ईस्टन। ठीक है, डेविड ईस्टन याद रखिएगा। डेविड ईस्टन ने कहा था शोध में सार को तकनीकी अपेक्षा प्रधानता की जानी चाहिए। शोध में सार को तकनीकी अपेक्षा प्रधानता की जानी चाहिए, इन्होंने कहा था। तो आंसर आपका यहाँ पे सही है, डी। जिन्होंने डी दिया उनका आंसर सही है, वेरी गुड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने समाज के, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, परस्पर फायदे के लिए एक सहकारी उद्यम, कमोवेश आत्मनिर्भर और आवश्यकता लिखा है वहाँ पे, नियमों के द्वारा शासित के रूप में परिकल्पना की? किसने समाज की परिकल्पना इस रूप में की? परस्पर फायदे के लिए एक सहकारी उद्यम, कमोवेश आत्मनिर्भर और आवश्यकता नियमों के द्वारा शासित, इस रूप में किसने कल्पना की? रॉबर्ट नोसिक ने, हाइक ने, रॉल्स ने, मार्क्स ने, किस महापुरुष ने की है? नहीं, बिल्कुल जाइए, भंडारा खाइए, बहुत ज़रूरी है। हम भी तैयारी काल में थे तो हम भी आते थे, भंडारा खाते थे, बड़ा मज़ा आता था। प्रश्न का आंसर बताइए। तो आंसर इसका सही है, जॉन रॉल्स। और इनकी किताब थी, आप सभी लोग पढ़े भी हैं, मैंने बताया भी, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। इसी किताब में उन्होंने इस बात को कहा था। तो बिल्कुल सही आंसर है,
बिल्कुल बिल्कुल गणेश जी, संतोष जी, बिल्कुल बिल्कुल। जय माता दी गुरुदेव, जय माता दी नन्ही परी जी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की विशेषताएं हैं? हा। लोकतंत्र के लिए राजनीतिक समानता अपेक्षित है। सभी नागरिकों को निर्वाचन में खड़े होने का हक प्राप्त है, चाहे उनकी नस्ल, लिंग, रंग या धर्म कुछ भी हो। सभी नागरिकों के पास एक मत अवश्य होना चाहिए। सर्वसुलभ वयस्क मताधिकार। राजनीतिक समानता का अर्थ एक व्यक्ति एक मत एक मांग। कूट दिया है नीचे, आपको देख के कूटना है इसे और फटाक से कूटिए। अच्छा, बुनिया भी है। नहीं, बिल्कुल आप लोग खाइए, दबा के खाइए, बहुत ज़रूरी है ये। आंसर बताइए क्या होगा? क्या लगता है क्या आंसर होगा इसका? ऑल राइट आंसर। अच्छा, संतोष जी के बारे में एक चीज़ मैं जानता हूँ, ये जब से हम पढ़ा रहे हैं इस क्लास में, आज 1.5 साल से ऊपर हो गया इस बैच को चलते हुए। उसके बाद कई बैच स्टार्ट हुए, लेकिन सारे बैच में क्लासेस रिसाइकिल होकर जाती रहती हैं, क्योंकि हमने कहा है जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक आप पढ़ते रहें, क्लास चलती रहेगी। हमारी संस्था ये रूल लेकर चलती है। पर्सनली मैं तो लेके चलता हूँ, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा आप दोबारा पढ़ते रहोगे, रिवाइज होता रहेगा, प्रैक्टिस होती रहेगी, मतलब क्लास चलती रहेगी कुछ ना कुछ ज़रूर आपकी। और संतोष जी शायद किसी एक आध दिन हुए होंगे जो कभी एब्सेंट हुए होंगे, वरना मैं इनको पर डे देखता हूँ क्लास में। पंक्चुअलिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है लाइफ में, डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज़ होती है। अक्सर लोग कहते हैं ना कि जो है कि बहुत जो है शरीर बहुत कमज़ोर हो गया, चलते हैं जिम ज्वाइन करते हैं, बॉडी बनाते हैं, तो एक्चुअल में होता ना, बॉडी जिम में नहीं बनती, बॉडी जिम के बाहर बनती है, डिसिप्लिन से बनती है। तो वो चीज़ मैं देखा उनके अंदर। तो आंसर चलिए देख लेते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर सबने दिया है, जिन्होंने डी दिया है, ABCD। बहुत सिंपल सा प्रश्न था। सो लोकतंत्र के लिए राजनीतिक समानता अपेक्षित है। राजनीतिक रूप से समान रहेंगे तभी सब लोग वोट दे पाएंगे। किसी जाति, धर्म, लिंग का हो कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, आर्टिकल नंबर 14 to 18 राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल नंबर 19 to 22 राइट टू फ्रीडम, उसमें सब दिया हुआ है। एक मत अवश्य होना चाहिए, बिल्कुल सबको है। और एक व्यक्ति एक मत, ये तो कक्षा 9 में पढ़ाया जाता है। तो आंसर आपका सही है डी, चारों। वेरी गुड। कौन मार्क्सवादी सिद्धांत में लेनिन का योगदान हो? निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवादी सिद्धांत में लेनिन का योगदान है? चलिए बताइए, मार्क्सवादी सिद्धांत में लेनिन का योगदान कौन सा है? सर्वहारा के अग्रदल के रूप में पार्टी का उनका सिद्धांत जो क्रांति के पहले और बाद में दोनों में जनसाधारण का मार्गदर्शन करता है। पूंजीवादी साम्राज्यवाद का उनका सिद्धांत जिसको उन्होंने पूंजीवाद के मध्यवर्ती चरण के रूप में माना है। दुनिया के पहले सर्वहारा राज्य के पुनर्निर्माण के लिए उनका विचार। क्रांति की रणनीति और दांव पेच का उनका सिद्धांत। क्या लगता है क्या होगा? बिल्कुल आंसर, चलिए प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? आंसर डी करके आ रहा है। सब लोग एक तरफ डी दे रहे हैं। अरे सोच समझ के आंसर दीजिएगा बाबूआ। संतोष जी कह रहे हैं ए होगा, कुछ लोग कह रहे हैं डी होगा। चलिए देख लेते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर 1 2 3 4 होगा। अच्छा, मतलब चारों होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इसका आंसर। इसका आंसर देखा जाए, सर्वहारा के अग्रदल के रूप में पार्टी का उनका सिद्धांत जो क्रांति के पहले और बाद दोनों में जनसाधारण का मार्गदर्शन करता है। सही है। पूंजीवादी साम्राज्यवाद का उनका सिद्धांत जिसको उन्होंने पूंजीवाद के मध्यवर्ती चरण के रूप में माना। ना नहीं माना, गलत 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 गलत, नहीं माना। दुनिया के पहले सर्वहारा राज्य के पुनर्निर्माण के लिए उनका विचार, बिल्कुल सही। और क्रांति की रणनीति और दांव पेच का उनका सिद्धांत, ये भी। तो आंसर आपका सही है फर्स्ट, सी एंड डी, आई मीन ACD। और ACD ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है नीचे वाले में। जिन्होंने कहा होगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैंने दिया है भाई, बिल्कुल सही बात है ये। तो आंसर आपका सही है बी। जिन्होंने बी दिया होगा उन्हीं का आंसर सही होगा।
और यहाँ पे आंसर ए या सी आ रहा है और मैक्सिमम लोग सी बता रहे हैं। संतोष जी बाद में आंसर चेंज किए, ए से सी पे आ गए और मुझे नहीं लग रहा है कि बी किसी ने दिया है। जिन्होंने नहीं दिया है उद्धार हो गया उनका। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए मार्क्सवादी सिद्धांत में लेनिन का योगदान जो है, लेनिन की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है व्हाट इज टू बी डन। इसके अंतर क्या दिया है कि सर्वहारा वर्ग को भी विचारधारा की जरूरत है। उनके सिद्धांत क्रांति के पहले और बाद दोनों में उसका मार्गदर्शन करते हैं। दूसरा उन्होंने दिया है कि सर्वहारा राज्य के पुनर्निर्माण के लिए विचार दिया कि लेनिन के अनुसार 20वीं शताब्दी में जो अल्प विकसित राष्ट्र थे उनको अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में साम्राज्यवाद के विरुद्ध वही भूमिका संभाल लेनी चाहिए जो पूंजीवादी देशों में पूंजीवादी लोगों के खिलाफ अपनाई गई है। तो पहला जो आपका सही है ये, ठीक है, और दूसरा आपका यहाँ पे गलत है। तो पहला, तीसरा, चौथा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक विचारधारा की विशेषता नहीं है? एक, राजनीतिक आस्था प्रणाली, राजनीतिक विचारों का एक कार्यवाही उन्मुख समुच्चय, एक खास सामाजिक वर्ग या सामाजिक समूह का वैश्विक नजरिया, वे राजनीतिक विचारक जो वर्ग या सामाजिक हितों को संविष्ट या व्यक्त नहीं करते हैं। कौन एक विचारधारा की विशेषता नहीं है? बताइए। हमें क्या करना चाहिए? चल लेनिन बताइए प्रश्न का आंसर क्या होगा? कौन से एक विचारधारा की विशेषता नहीं है? बताइए, कौन सी एक विचारधारा की विशेषता नहीं है? प्रश्न को ध्यान से देखिए, बताइए आंसर क्या होगा। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। बहुत कभी कभी ऐसे आंसर आते हैं जहाँ पे सारे आंसर लोग सही करने लगते हैं और एक तरफ से यहाँ पे देखिए आंसर डी आ रहा है, यहाँ पे किसी का नहीं फ्लैक्चुएट हुआ है, सबका डी आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन, बिल्कुल सही है। वो राजनीतिक विचारक जो वर्ग या सामाजिक हितों को संविष्ट और व्यक्त नहीं करते हैं, ये एक विचारधारा की विशेषता नहीं है। ये एक विचारधारा की विशेषता नहीं। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। एक आध बार सब लोग सेंचुरी मार देते हैं। अगला प्रश्न बताइए, कथन कहाँ सा प्रश्न है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत से एशियाई राष्ट्र स्वतंत्र हो गए, कारण आर्थिक विकास नहीं होने के कारण उन स्वतंत्रता यथार्थपरक होने के बजाय अधिक औपचारिकता की ओर प्रवृत्त होने लगी। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड होता है ये। ऐसे वर्ड जब आते हैं तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बताइए क्या होगा आंसर? कोड दिया गया है, क्या होगा बताइए। ए करके आंसर आ रहा है, लोग ये बता रहे हैं कि सर ए ही होगा, यही आंसर दे रहे हैं। रामाशंकर जी ने आंसर यहाँ पे चेंज किया है, कुबेर जी ने चेंज किया है कि सर बी होगा। चलिए देख लेते हैं कि क्या होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत से एशियाई राष्ट्र स्वतंत्र हो गए, बिल्कुल सच बात है, 100% सच है। और आर्थिक विकास नहीं होने के कारण उन स्वतंत्रता यथार्थपरक होने के बजाय अधिक औपचारिकता की ओर प्रवृत्त होने लगे। ये भी आंसर आपका सही है। सेकेंड विश्व वर्ल्ड वार जब हुआ था ना, तो उसके बाद क्या हुआ था? यूरोपीय जो प्रभुत्व था उसका ह्रास होने लगा था, उपनिवेशवाद समाप्त हो गया था। अनेक अफ्रीका एशिया के देश थे जो द्वितीय महायुद्ध से प्रोत्साहित हुए, भारत हुआ, इंडोनेशिया, वो सब आते हैं। ये होता है, इन देशों का आर्थिक विकास नहीं होने के कारण उनकी स्वतंत्रता यथार्थपरक होने के बजाय औपचारिक होने लगी। यह भी सही है, लेकिन कारण के आधार पे कथन सही नहीं हो रहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर थे, इसीलिए ये जो है यथार्थपरक होने के बजाय भी प्रैक्टिकल होने के बजाय औपचारिक की ओर ऐसे होने लगे। तो ऐसा नहीं है, यानी दोनों सही है, व्याख्या नहीं कर रहा है कुबेर जी, और आंसर यहाँ पे सही है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोनों सही है डियर, लेकिन कारण कथन क्या? देखिए वर्ल्ड वार जब हुआ ना तो बहुत से ऐसे देश थे अफ्रीकी एशिया, ए का मतलब यहाँ पे अफ्रीका लिखा होगा,
अफ्रीकी एशियाई देश जो उपनिवेश थे, यूरोप के गुलाम थे, लेकिन वो सब आज़ाद होने लगे थे। लेकिन इसकी वजह से ये थोड़ी हुआ था। तो आंसर आपका ये सही है, बी, दोनों सही है, व्याख्या नहीं कर रहा है डियर। प्रश्न अगला आपके सामने स्क्रीन पर है, मैक्स वेबर से प्रश्न है और ये यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछा गया है, पीजीटी में भी आया है। मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सही है? सही है पूछा गया है डियर, ध्यान दीजिएगा, सही है। यह नियम आधारित युक्ति संगत नियंत्रण का लोहे का पिंजरा है। यह युक्ति युक्त विधायक प्राधिकार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नौकरशाही से मेधा के रूप में ज्ञान के माध्यम से प्रभुत्व अभिप्रेत है और लोकतंत्र में इसकी सहज ग्रहता है। इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर फिर से आना शुरू हुआ है, डी से शुरू हुआ है, बी पे गया है, बी के बाद फिर डी पे गया है, फिर सज्जन पुरुष कह रहे हैं बी सी डी होगा। बताइए कौन सा है आंसर सही है? ये देखिए एक बार ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन ये, सॉरी ये दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन है। कूट यहाँ पे गलत लिखा है, इसको मत देख लीजिएगा, नहीं तो कहो सर ऐसा हो गया। डी डी करके आंसर आ रहा है, डी डी करके आंसर आ रहा है। चलिए देख लेते हैं। पहला आंसर जो यहाँ पे आपका बता रहा है, मैक्स वेबर ने नौकरशाही सिद्धांत के बारे में जो सही है, यह नियम आधारित युक्ति संगत नियंत्रण का लोहे का पिंजरा है बबुआ, बिल्कुल सही है। यह युक्ति विधायक प्राधिकार का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बिल्कुल सही है। नौकरशाही से मेधा के रूप में ज्ञान के माध्यम से प्रभुत्व अभिप्रेत है, बिल्कुल सही है। और लोकतंत्र में इसकी सहज ग्रहता है, ना ना ना, ये नहीं है। नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला अगर पहला कोई समाजशास्त्री था तो यही सज्जन पुरुष थे, मैक्स वेबर साहब। यही थे पहले समाजशास्त्री भाई साहब जिन्होंने इसका अध्ययन किया था और उन्होंने नौकरशाही को लेकर के सारी बातें बताई, लेकिन ये नहीं बताया है। उन्होंने बताया है कि नौकरशाही के में पद्धति में कार्यों को नियमित रूप से पूरा करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। संगठन के कार्यों को पूरा करने के लिए पदाधिकारियों का कार्य क्षेत्र निश्चित कर दिया जाता है। ज्ञान के माध्यम से प्रभुत्व अभिप्रेत है, ये सब बताया है, लेकिन ये नहीं बताया है कि लोकतंत्र में इसकी सहज ग्रहता है, ये नहीं बताया है। ऑप्शन नंबर ए बी सी, इट मीन्स थर्ड, इट मीन्स थर्ड। ना ना नहीं, डी नहीं है। लोकतंत्र में इसकी सहज ग्रहता है, ये नहीं है डियर। मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत के अनुसार, अपने सिद्धांत के अनुसार नहीं बता रहा हूं मैं। तो यहाँ पे आंसर आपका सही है सी, थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक विचारधारा की विशेषता नहीं है? एक राजनीतिक आस्था प्रणाली, राजनीतिक विचारों का एक कार्यवाही उन्मुख समुच्चय, एक खास सामाजिक वर्ग या सामाजिक समूह का वैश्विक नजरिया, वे राजनीतिक विचार जो वर्ग या सामाजिक हितों को सम्मिलित या व्यक्त नहीं करते हैं। क्या आंसर होगा बताइए? प्रश्न का आंसर, कौन एक विचारधारा की विशेषता नहीं है? कौन एक विचारधारा की विशेषता नहीं है? बताइए। आंसर देखिए, आंसर डी डी करके आ रहा है। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। अच्छा, तो ये बिल्कुल सही कह रही हैं। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है कि निम्न में से कौन एक विचारधारा की विशेषता नहीं है। तो आपने बिल्कुल सही पकड़ा है प्रियंका जी, एकदम सच कह रही हैं। ये प्रश्न जो है भी आपके एग्जाम में आ चुका है, बिल्कुल सही आप बता रही हैं। और इस प्रश्न का आंसर भी चलिए देख लेते हैं। 2018 में ये प्रश्न आया हुआ था नेट जेआरएफ में। बिल्कुल प्रियंका जी आप सही कह रही हैं और आंसर भी आपका सही है डी। वे राजनीतिक विचार जो वर्ग या सामाजिक हितों को सम्मिलित या व्यक्त
नहीं करते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं यहाँ पे, जो बता रहे हैं कि सर इसका आंसर डी होगा। तो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2018 में ये प्रश्न आया था नेट जेआरएफ में पूछा गया था, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1919 की एक विशेषता नहीं है? बताइए, कौन भारत सरकार अधिनियम 1919 की एक विशेषता नहीं है? प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1919 की एक विशेषता नहीं है? प्रश्न का आंसर बताइए। सी करके आंसर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है, ए आंसर भी आ रहा है। 1919 की एक विशेषता नहीं है। सर इस प्रैक्टिस सेट में भी आया। अच्छा, इस प्रैक्टिस सेट में ध्यान नहीं दिया मैंने। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है आंसर आप लोग का। ये तो सबको पता होना चाहिए, विधानसभा में एक निर्वाचित बहुमत होगा, उसका मंत्रियों पर नियंत्रण होगा, ये नहीं था। देखिए 1919 के एक्ट में क्या था, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था होगी, बिल्कुल सही है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व न केवल बराबर रखा गया बल्कि उसे बढ़ाया गया है, बिल्कुल सही है। प्रांतों, प्रांत का मतलब स्टेट, राज्य, और इंपीरियल विधानमंडल दोनों के निर्वाचक मंडलों को बढ़ाया देगा, तो बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है। केंद्र में भी द्विसदनीय व्यवस्था थी, प्रांत में भी द्वैध शासन स्थापित किया गया था, बिल्कुल सही है। लेकिन विधानसभा में एक निर्वाचित बहुमत होगा, उसका मंत्रियों पर नियंत्रण होगा, ये नहीं सही है। ये कथन क्या है, गलत है, और यही पूछ रहा है कौन सा नहीं है। तो बिल्कुल बी इज द करेक्ट ऑप्शन। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के बारे में कौन सा सही है? ये तो सब कूट दिया है, देख के बताना है। फंडामेंटल राइट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 3, आर्टिकल नंबर 12 to 35। बताइए कौन सा आंसर सही है? कौन सा आंसर सही है भाई, जल्दी से बताइए, सोच समझ के आंसर दियो। पढ़ने में व्यस्त सभी लोग, अभी आंसर धड़धड़ा के आएगा। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। कि इस प्रश्न का आंसर अगर देखें हम लोग, तो आंसर चलिए क्या दिया है, इसे संविधान द्वारा संरक्षित और परिवर्तित किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। इसे सामान्य विधानमंडल प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। नहीं, सामान्य विधानमंडल ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, चांस ही नहीं है। उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का अभिभावक है, बिल्कुल आर्टिकल 2 to 6। नहीं, उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32। अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। ए सही है, सी सही है। चौथा क्या दिया है, सभी संवैधानिक अधिकार मौलिक अधिकार है, कोई चांस ही नहीं है। सभी संवैधानिक अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, तो ऑप्शन केवल एक बचा, ए और सी, और पहले में ए और सी है, तो ए जो बता रहे हैं वही सही है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ए इज द, बहुत सिंपल प्रश्न था। वे कौन से आधार हैं जिन पर भारत में राज्यों पर राष्ट्रपति शासन अधिरोपित किया गया है? राज्यों में यदि कोई स्थिर सरकार का गठन नहीं किया जा सकता, यदि मंत्रिमंडल ने बहुमत गंवा दिया और विधानसभा में बहुमत रखने वाला कोई भी अन्य मंत्रिमंडल का तुरंत गठन नहीं किया जा सकता, यदि राज्य सरकार संघ सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करता, या संघीय ढांचा विभंग हो गया, या चौथा दिया है भ्रष्टाचार। क्या होगा, क्या होगा बताइए, क्या लगता है आपको?
बिल्कुल सही, बहुत बेहतरीन। सभी तरीके हैं जिसके रूप से हो सकता है। चारों ऐसा ऑप्शन है। भारत में राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधरोपित किया गया है कि सभी आधार पे राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो डी में चारों ऑप्शन आता है, तो बिल्कुल सही है, चारों होगा। ठीक है, तो डियर आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और उम्मीद करता हूँ को ये प्रैक्टिस सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। और जाने से पहले एक बार फिर से मैं आप सभी को बता दूं, कोई भी विद्यार्थी अगर यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहता है, उसका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, और फर्स्ट पेपर भी अगर वो लेना चाहता है तो संस्था में दोनों क्लासेस आपके अवेलेबल हैं। अगर आप भी तैयारी के इच्छुक हैं तो संस्था के नंबर पे 96 28 95 92 37 83 18 48 92 91 पे आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपका कॉल नहीं लगता है तो 96 नंबर पे व्हाट्सअप करिए अपना सब्जेक्ट और कोर्स लिख करके। अगर आप फर्स्ट पेपर और सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस जो दोनों लेते हैं तो आपको 50% का ऑफ दिया जाता है। तो अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी जैसे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, सब्जेक्ट अगर पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स है, तब भी आप संस्था पे संपर्क कर सकते हैं। उसकी क्लासेस रेगुलर चल रही हैं। आप यूट्यूब चैनल टीचर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जा करके देख सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आप लोगों से शाम 4 बजे। प्रैक्टिस सेट फील्ड में आप सभी लोगों के लेके आऊँगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। सभी लोगों को हमारा नमस्कार। सभी लोग एक दूसरे को बाय कर रहे हैं, बिल्कुल सब लोग बाय बाय कर लीजिए।